हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हमारा आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कल हमने a प्लस आई बी के फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, ये चीज़ें हमने कल एक्सरसाइज में कर लिए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज में बात करेंगे। पहले तो टॉपिक हमारा है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को याद होगा क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा प्लेन था? कार्टेशियन प्लेन था, यानी कि एक्स वाई प्लेन। कौन सा होता था बेटा? एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा था? एक्स इधर पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये एक्स डैश यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई होता है इधर पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई होता है इधर नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कहते थे? ओरिजिन कहते थे, 0,0। ये चीज़ें तो पता था ना। ये हमारे कार्टेशियन प्लेन होता था, या इसको हम एक्स वाई प्लेन कहते थे। क्या कहते थे? एक्स वाई प्लेन। तो ये आर्गन प्लेन क्या है? आर्गन प्लेन क्या है भाई? देखो, आर्गन प्लेन कुछ और नहीं बेटा, यहाँ पर इसी एक्सिस में, इसी प्लेन में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए तो इस प्लेन को आर्गन प्लेन कहते हैं। यानी कि कार्टेशियन प्लेन ही हमारा आर्गन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन ही हमारा आर्गन प्लेन है, बट यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेन एक्स वाई प्लेन को हम आर्गन प्लेन कहते हैं। कैसे बेटा? यहाँ पर हम इसको लेंगे इमेजिनरी एक्सिस। क्या कहेंगे बेटा? इमेजिनरी एक्सिस हमारी वाई एक्सिस होगी आर्गन प्लेन में, और इसको हम रियल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी रियल पार्ट हैं उसको हम इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओरिजिन यही रहेगा, ठीक है, बाकी सब चीज वही रहेगी। तो कोई डिफरेंट नहीं है, जैसे कार्टेशियन प्लेन वैसे ही आर्गन प्लेन है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इमेजिनरी एक्सिस ये होगी और ये कौन सी होगी? रियल एक्सिस। ठीक है, तो अगर जो कोई नंबर हमारा बेटा z है x प्लस आई वाई, कौन से फॉर्म में लेंगे? आई वाई इमेजिनरी है, तो यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ओके। तो देखो x एक्सिस पे रियल, ये रियल पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते थे रियल जेड, यही तो बोलते थे, और इसको इमेजिनरी जेड यानी कि इमेजिनरी वाला है। तो x को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? इस वाली एक्सिस पे। ठीक है, ये हमारा x है। जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, कैसे? पहले लाइन नीचे लेते थे, x यहाँ से कितना चले? x चले। ठीक है, और इमेजिनरी आई वाली एक्सिस पे कितना चलेंगे? y डिस्टेंस चलना, कितना चलना है बेटा? y। यहाँ से कितना गए? y, यानी कि यहाँ कितना है? y है। यहाँ से हमने पैरेलल लाइन खींची, जहाँ पर कट किया ये दोनों पैरेलल लाइन, इसको हम क्या कहते थे? पॉइंट मिल गया x, y। और अगर जो इस पॉइंट को बेटा ओरिजिन से जोड़े तो इस पॉइंट की, P पॉइंट की O से डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कितना निकल गया? इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? z कहते हैं, मॉड z। मॉडुलस जो होता है वो किसी भी, मैंने बताया था कि मॉडुलस आगे बताएंगे, मॉडुलस जो होता है वो ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है जिस पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, उसी को मॉडुलस कहते हैं। यानी कि मॉडुलस क्या होता है बेटा? पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस या लेंथ होती है। ठीक है, तो इसको हम मॉड z कहेंगे। तो ये x, ये बेटा कितना है? y है। तो क्या मैं मॉड z की वैल्यू निकाल सकता हूँ? अच्छा, यहाँ से बताओ, जब ये हमारा होता था a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो मॉड z क्या निकलता था बेटा? याद होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आता था, यही तो बनता था। अब अगर ये एक्स वाई के फॉर्मेट में है तो इसका क्या होगा बेटा? इसका मॉड z क्या निकल के आएगा? इसका निकालें मॉड z, मॉडुलस निकालें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो कहते हैं। तो ये हमें अपना ऐसे याद करते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से? इसी प्लेन से आया था, रूट यहीं से है। ठीक है, देखो कैसे बेटा, ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं एक्सिस x और y, तो ये हो गया 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में इसका नाम रख दें, ये O है, ये P है, इसका नाम A रख दिए। ठीक है, या Q रख दो। ये जो OPQ ट्रायंगल है ये कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इन ट्रायंगल OPQ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेटा देखो, ये मॉड z का स्क्वायर हाइपोटेनियस है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z यहाँ से क्या आता था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
यानी मॉडुलस कुछ और नहीं जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम होता है। वही तो है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में बताया था। तो प्रूफ कुछ ऐसे होता था। ये आर्गन प्लेन है जिसमें वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसमें नंबर को रिप्रेजेंट वैसे ही करते जैसे हम रियल में करते थे, कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन में करते थे। एक्स पे रियल पार्ट जितना चला वो एक्स पे चले, इमेजिनरी पार्ट जितना चला वो वाई पे चले। पॉइंट को मिलाए तो हमको पॉइंट मिलेगा एक्स कमा वाई। इस पॉइंट की ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस को कहते हैं मॉडुलस। क्या कहते हैं? मॉडुलस। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जेड डिस्टेंस होता है। निकालने इसकी वैल्यू क्या होगी? मॉडुलस जेड की वैल्यू √x² प्लस y² होगी। ठीक है, इतना सामने आया। तो इस पे भी क्वेश्चन आया कि मॉडुलस निकालो और रिप्रेजेंट को ये चीजें हो जाएंगे। अब बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन की। तो भाई पोलर भी देख लेते हैं। बेटा पोलर का मतलब ये होता है कि अभी तक हम इसको x और y, कार्टेशियन प्लेन x और y के फॉर्मेट में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अब आपने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा है, ट्रायंगल वगैरह भी पढ़े हैं, तो थीटा और आर के बारे में, रेडियस और एंगल में अगर जो हम इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर पाए तो उसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर रिप्रेजेंटेशन। किसमें बेटा? r, थीटा। r, थीटा के फॉर्म में हम इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन। और x, y को क्या कहते थे? आर्गन प्लेन। x प्लस i y के फॉर्मेट को क्या कहते थे? आर्गन प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। या x, y जो भी हम x, y लिखते हैं, ठीक, ये आर्गन प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। r, थीटा पोलर रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं। यानी कि इसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो या तो r होगा या थीटा होगा, x, y नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी x, y को रिप्लेस कर दिया गया r और थीटा से, तो उसको हमने बोल दिया पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या होगा? वही चीज होगी बेटा। यहाँ पर अगर जो पॉइंट P है, कोई क्या है? P, x, y, ठीक है, जैसे उसमें लिए थे, तो इसकी डिस्टेंस, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी उसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि रेडियस से। ठीक है, ये इसको सेंटर मानेंगे और जहाँ पर इस पॉइंट को हमको जहाँ भी भेजना होगा, जिस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा होगा, तो क्या करेंगे? साइकिल तो मिलता जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसे और ऐसे रोटेट करेगा। इसी को आर्गन प्लेन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यू आएगी r और कितना एंगल घूम गया, थीटा एंगल, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी जो x एक्सिस थी हमारे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे थीटा पॉजिटिव थीटा डायरेक्शन। ठीक है, इधर पॉजिटिव, और ये क्या होता है बेटा? यहाँ पर इधर जो एंगल मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा और इधर से जो एंगल मेजर करेंगे वो निगेटिव होगा। ठीक है, ये एंगल क्या होगा? निगेटिव होगा। और इसकी जो डोमेन यानी कि जो इसकी वैल्यू की बात करें, थीटा कहाँ तक जाएगा? तो बेटा ये 0 से लगा के कहाँ तक आएगा? इधर से चले पाई, इधर से चले -पाई। तो अगर जो बात इसकी रेंज -पाई से लेके पाई तक ही लिखते हैं। देखो यहाँ से, या तो यहाँ से मान लें टोटल, ये यहाँ से चले 0 पहुँचा, फिर पाई, यानी कि -पाई से लेके पाई तक। 0 से 2 पाई नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पे एंगल या तो पाई तक होगा या माइनस में वैल्यू देने लगे। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पाई प्लस थीटा आ जाए, ये नहीं होगा। हम इधर से इसका वैल्यू लिखेंगे। अभी जो क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में, पहले देखते हैं इसको बार बता रहे। पहले ये देखते हैं बेटा कि पोलर फॉर्मेट में x और y की वैल्यू r और थीटा के फॉर्मेट में कैसे आए, ये चीजें देखते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो गया ना, ये सारी चीजें एक बता देंगे कैसे आए। तो देखो ये हमारा वही एक्स वाई प्लेन है, प्लेन वही है। ठीक है, बस देखो पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया। अब इसमें जो भी हम वैल्यू लेंगे उसको हम r थीटा के फॉर्मेट में, मान लिया कि बेटा P पॉइंट है जो पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल रोटेट किया और इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से r है। कितनी बेटा? r यूनिट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जो थीटा एंगल रोटेट किया है पॉजिटिव डायरेक्शन से। ठीक है, तो इसका हम वही करेंगे बेटा, जैसे रिप्रेजेंटेशन r और थीटा की वैल्यू फाइंड कर ले तो वही पोलर फॉर्मेट हो जाएगा। यानी कि z हमारा क्या होता था? x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में, ये हमारा था आर्गन प्लेन। अब z को लाना है हमको उसमें बेटा r,
थीटा के फॉर्मेट में। तो देखो आर और थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना बेटा, कैसे? देखो ये x कामा y पॉइंट कैसे मिला, ये इधर चला था x डिस्टेंस, इधर कितना चला है y डिस्टेंस, वही तो है। तो जरा इसमें साइन थीटा लगाओ बेटा। अगर जो हम साइन थीटा ले यहाँ से, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर y और हाइपोटेनियस कितना है बेटा r। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, r sin थीटा, ठीक है। ऐसे बेटा हम क्या लगा दें, cos थीटा इसमें लगाओ, तो क्या हो जाएगा x अपॉन r बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो x की वैल्यू क्या आ गई, r cos थीटा। तो देखो x और y को रिप्लेस कर दिया हमने r और थीटा के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, यानी कि z इज इक्वल टू x की जगह क्या लिखेंगे बेटा, r cos थीटा, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा y की वैल्यू, या z को लिख सकते बेटा r कॉमन लेके लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हमारा हो गया पोलर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखो नहीं एक साथ है, कहीं पर भी x है बेटा, नहीं है x y है, नहीं है। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन में, और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर जो मॉडुलस, मॉडुलस हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस होती है, यानी कि r यहाँ पर क्या है, मॉडुलस ही है, क्या है, मॉडुलस है। चलो देखते हैं, अगर जो मॉड z निकाले बेटा, इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ से देखो इसका प्लस इसका स्क्वायर तो करते हैं, यानी कि अंडर रूट कोफिशिएंट रियल पार्ट का स्क्वायर, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इमेजिनरी पार्ट r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। और यहाँ से अगर जो हम r कॉमन ले लें r स्क्वायर, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होगी और ये बाहर आ गया, यानी मॉड z की वैल्यू क्या है बेटा, r है कि नहीं। देखो यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पर हम z लिखते थे, और यहाँ पर हमने क्या लिखा r, यानी कि मॉड z की वैल्यू क्या है, r। तो यहाँ अगर जो पूछे इस क्वेश्चन में ऐसे दिया हो कि मॉडुलस क्या है, मॉडुलस इज इक्वल टू r। अब r की वैल्यू है, लेकिन थीटा की भी तो वैल्यू होती है, निकलती है, और थीटा को क्या कहते हैं बेटा, आर्गुमेंट, क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। थीटा को क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट, थीटा को कहते हैं आर्गुमेंट, निकालना। ये कैसे निकालेंगे बेटा, थीटा कैसे निकालेंगे, कि ये आर्गुमेंट कितना था। तो देखो यहाँ से थीटा निकालने का ये भी सही है, tan थीटा का जो ले लें बेटा, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा y अपॉन x, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। ये वाली वैल्यू हो गई, हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट। तो इसमें हमको r और थीटा फाइंड भी करना होता है, ठीक है। अब अगर जो कोई रियल नंबर दिया होगा, क्या दिया होगा, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, एक्स और y की वैल्यू गिवन होगी, और कह रहा होगा इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन करो, पोलर फॉर्म में। तो क्या करेंगे बेटा, x और y की वैल्यू पता ना हमको, तो सबसे पहले z में वो r निकालेंगे। r क्या होता है, r क्या होता है बेटा, r की वैल्यू निकाले थे हम लोग, r होता है मॉड z, क्या होता है मॉड z, यानी कि अंडर रूट मॉड z की वैल्यू क्या होती थी, इस फॉर्म में मॉड z की वैल्यू क्या होती थी, यानी कि r की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r की वैल्यू फाइंड होगी, ये मॉड z होता था, r इक्वल टू मॉड z, और मॉड z की वैल्यू इस फॉर्म में क्या होती थी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हो गया r की वैल्यू। थीटा निकालेंगे, इससे निकाल लेंगे, जी वाला नंबर हमको पता होगा, तो इससे हम r निकाल लेंगे इस फार्मूले से, z और थीटा निकालेंगे इस फार्मूले से। r और थीटा जैसे पता हो गया, इसमें पुट कर देंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा की जगह पुट कर देंगे थीटा और r की वैल्यू, तो z हमारा पोलर फॉर्मेट में आ जाएगा, ये z x से आ जाएगा पोलर फॉर्मेट में। तो ये इसका कुछ तरीका होगा निकालने का, आगे बताना बेटा इसके बारे में। तो अब बेटा इस तरह से क्वेश्चन पूछ करते हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यही वही चीज़ है जो हमने बता दिया है, बस ये चीज़ है कि इसकी वैल्यू -पाई से लेकर पाई तक की होती है। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी बेटा, -पाई से पाई, कभी पाई से बड़ी और -पाई से छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। केवल इन्हीं के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, 0 से 2 पाई तक नहीं देखे, -पाई से लेकर पाई, ये हमारा ऐसे जाएगा, नेगेटिव होगा तो ऐसे जाएगा,
नेगेटिव एंगल इधर से लेंगे, पॉजिटिव एंगल यहाँ से लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अभी समझ में आएंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रॉपर्टीज को याद ही होंगी हमको, किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है माइनस होता है, ये चीज़ें तो पता ही है ना हमको। यानी कि हमको दो फॉर्म पता हो गया बेटा, या तो आर्गन प्लेन वाला होगा कार्टेशियन प्लेन, उसमें हमारा जेड इस फॉर्मेट में होता है, एक बार देख लेते हैं आई वाई के फॉर्मेट में, मॉड जेड यहाँ से निकलता हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। दूसरा हमने बताया पोलर रिप्रेजेंटेशन, इसमें जेड हमारा होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में, ये यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म है। आर की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कार्टेशियन प्लेन से अगर जो करें, और थीटा के बाद एक्स की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो थीटा निकालने का एक और मेथड, tan ना निकालो तब भी बन जाएगा, cos थीटा निकालना। देखो भाई इसमें पुट करना होगा तो हमको r पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, cos sin पता होना चाहिए। तो r यहाँ से निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। cos थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, r पता है x अपान r तो यहाँ से फाइंड करनी है, x वैल्यू पता है x अपान r, sin थीटा निकालना y अपान r, और इसमें पुट कर देंगे रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाएगा। आर्गुमेंट थीटा यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू या तो क्या कर लें tan इनवर्स y अपान x से भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इसके फार्मूले हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की। कौन सी एक्सरसाइज बेटा 5.2, ज़्यादा कुछ नहीं है, आर वो प्लेन वगैरह रिप्रेजेंट करना। ठीक है, एक चीज देख लेना, ये हमारा z होता था x, y, तो अगर जो बोल दे कॉन्जुगेट इसका मिरर इमेज बनेगा, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट। ये होगा x माइनस वाई होता है ना, ये हमारा था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये है z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई। अरे रिप्रेजेंट करना तो आता है ना बेटा, माइनस वाई चलेंगे, x तो प्लस ही था ना, तो ये वाला ये दूसरे एक दूसरे के या मिरर इमेज होते हैं, तो तुम बना समझना ऐसे है, यानी एक दूसरे के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के क्या होता है बेटा मिरर इमेज होते हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो एक्सरसाइज 5.2 की बात करें, एक्सरसाइज 5.2, इसमें देखो क्या गिवन है बेटा, पहला है फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा z इज इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। ठीक है, इसका क्या निकालना, मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है, इतना ही तो चीज निकालना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलो भाई आर्गुमेंट निकालना। मॉडुलस क्या है, मॉड जेड या आर, इसी को तो बोलते थे मॉडुलस, आर को या जेड को, मॉड जेड को ये निकालना और थीटा निकालना। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा कंपेयर करें बेटा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से, तो एक्स की वैल्यू क्या है -1 है और y की वैल्यू -√3 है कि नहीं है, कोई वाली चीज है। ओके, ठीक है ना बेटा, तो ये यहाँ से हम r निकालेंगे, पहले निकालेंगे मॉडुलस r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है बेटा -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो गया केवल बेटा, 3 + 1 4 यानी कि 2, प्लस माइनस भी को लिख सकते हो, या मॉडुलस हमारा माइनस होगा ही नहीं, क्यों, मॉडुलस का मतलब क्या होता है बेटा, केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू, मॉड जेड, इसलिए तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड जेड से, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब निकालना है आर्गुमेंट थीटा, क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो भाई चलो tan थीटा निकाल लेते हैं। अब इसको चाहे cos थीटा का फॉर्मूला लगा लो और sin थीटा का लगा लो, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे tan से ही निकाल लेते हैं इसको, tan से, देखो tan यहाँ पर एक चीज ये देखें ना, क्वाड्रेंट का पता करना पड़ता है, किस क्वाड्रेंट में बेटा,
बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में है ये? तो यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ पर अगर जो x की वैल्यू लिखनी तो r cos थीटा होता है और ये क्या होता है r sin थीटा, यानी ये cos थीटा भी नेगेटिव वैल्यू है, sin थीटा भी नेगेटिव वैल्यू है। तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहाँ पर cos और sin दोनों नेगेटिव? थर्ड वाला, यही तो है। यहाँ पे sin पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव, ये दोनों होने से तो इसमें हर चीज पॉजिटिव होती है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, cos और sin, ठीक है। या tan यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो देखो tan डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि हम कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ याद रख देना tan थीटा इक्वल टू, जब हम लेते हैं y/x, ठीक है। यहाँ से देखो tan थीटा इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है -√3, माइनस साइन लेके चलेंगे और इसकी वैल्यू -1। तो यहाँ से माइनस काट के पॉजिटिव तो कर दोगे, सही है, लेकिन ये मत भूल जाना कि ये किसकी वैल्यू हो जाए 60 डिग्री की, नहीं होगी। क्यों बेटा? क्योंकि 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू √3। अब कोई बोलते हैं 60 डिग्री की, थीटा की वैल्यू क्या बोलते हैं 60 डिग्री, ये गलत है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर y और x दोनों निगेटिव हैं, y और x, y देखो इधर निगेटिव होता है, x इधर निगेटिव, यानी कि ये क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या 60 डिग्री वैल्यू होती है? थर्ड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा। तो हम केवल थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर x और y हम देख के चलेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, y नेगेटिव x नेगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, y इधर नेगेटिव x इधर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यू होती है बताओ भाई जल्दी से। तो देखो बेटा, इसमें हमने बताया क्या कि ये 60 डिग्री या 60 को क्या लिखें π/3 नहीं हो सकता है, सही है ना बेटा। π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी लिख सकते हो या ना लिखो, ठीक है। तब भी हम सीधे ये आंसर नहीं देंगे, ठीक है, ये आंसर इसका नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे? अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होता था इस क्वाड्रेंट में, तो हम क्या लिखते थे? पाई से कुछ समथिंग माइनस करते थे, पाई माइनस थीटा। इधर आना होता तो क्या करते थे? पाई प्लस थीटा, यही तो करते थे थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन बताइए सही कि गलत है? गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि हमने रेंज बताई थी माइनस पाई से लेके पाई तक ही जाता। कहाँ से? माइनस पाई से लेके पाई तक। और जब हमने पाई प्लस थीटा इसमें पहुंचने के बाद अगर जो की तो पाई से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ क्या है? गलत है। पाई प्लस थीटा हम नहीं करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या बेटा? इधर से आ जाओ। कहाँ से आ जाओ? इधर से, यानी कि निगेटिव साइड से हमको पहुंचना है, पॉजिटिव साइड से नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देना, यानी कि थीटा हमारा जो होगा वो माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये इधर से माइनस साइड है, इस एंगल में जाना तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो भुगतते पाई माइनस π/3। अरे ये समझ में आया? π/3 की वैल्यू ये, लेकिन π/3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ नहीं आना, हमको थर्ड क्वाड्रेंट में आना था, ठीक है। तो अगर जो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में होते तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाते, आना थर्ड क्वाड्रेंट, तो इधर आने के लिए क्या करते हैं? पाई प्लस समथिंग, ठीक है, पाई प्लस समथिंग। तो यहाँ आने के लिए हम क्या लगाते हैं? नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। या आप मिरर इमेज को ले सकते हैं, जो भी इसमें होगा उसकी वैल्यू मिरर इमेज में होगी। तो इसमें अगर जो आपने निकाल लिया 2π/3 निकल गया, तो इसमें माइनस लगा दोगे तो इसमें पहुँच जाओगे, और कुछ इसका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या निकल के आएगा? थीटा इज इक्वल टू, इसको बोले तो माइनस 3π/2π/3। तो ये हमारा आंसर आ गया थीटा की -2π/3। ओके, माइनस क्यों लगा बेटा? क्योंकि नेगेटिव साइड है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो बताओ बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो ना समझ तो फिर से भी बता दें एक बार। देखो ये क्वाड्रेंट होता, ये पाई की वैल्यू ऊपर चलेंगे तो इधर से आता प्लस पाई और इधर से आता है माइनस पाई। ये तो समझ आ रहा है ना? इधर से नापेंगे तो ये माइनस पाई होगा, ऊपर से नापेंगे तो ये प्लस पाई होगा, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट इसमें आना है, तो ये माइनस पाई तो ये लाइन है बेटा, नीचे से देख रहे हैं ये एंगल नापते हैं, ठीक है। माइनस पाई तो ये है, अब लाना है इस क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस पाई से माइनस होगा, तभी तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे।
भाई ये माइनस पाई से क्वाड्रेंट में आएंगे, और ऊपर जाना था तो प्लस पाई से माइनस होता, तब यहाँ पर कहीं पर भी आते तो पाई से माइनस होता, और नीचे आ रहे तो माइनस पाई से माइनस होगा, तभी तो माइनस एंगल जा रहे हैं। हमने बोला था कि माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक होता है, ठीक है। यहाँ से आए माइनस पाई, यहाँ से आए प्लस पाई, ये पाई से छोटा एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, छोटा एंगल है, इस एक्सिस पे तो है नहीं, इस क्वाड्रेंट में है, तो इस क्वाड्रेंट को हम क्या करेंगे, माइनस पाई में माइनस करेंगे तब यहाँ आएंगे, इसीलिए हमने माइनस पाई में माइनस किया है पाई बाई 3 को, ठीक है। माइनस पाई में हमने माइनस कर दिया पाई बाई 3 को, आपका आंसर क्या है, -2 पाई बाई 3, ओके। इधर समझ में आया ना। तो अब ध्यान रखना बेटा, ऊपर रहेंगे इतने फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जो है तो पॉजिटिव आंसर देगा, फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम ऐसे करेंगे, ओके। सेम साइन नहीं चलेगा तो माइनस लगा देना, क्या और कुछ नहीं करना। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आई बेटा 2, और थीटा की वैल्यू -2 पाई बाई 3, ओके। तो आपका ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग करना, ठीक है। कन्वर्ट ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, अगला है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जैसे पहले थर्ड क्वेश्चन है सीधा 1 - i, क्या है 1 - i, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी ये z है, z अपन r cos थीटा r sin थीटा में, तो पहले क्या निकालें, r निकालेंगे। r क्या है बेटा √x² प्लस y², x की वैल्यू कितनी है बेटा 1, प्लस y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, यहाँ पर -i की वैल्यू लिखा है तो -1 है, ठीक है। इससे कंपेयर करो x प्लस i y से, -1 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आएगा 1² √2, क्या आएगा बेटा r की वैल्यू √2 आ गई। थीटा निकालने के लिए थीटा निकालो, या x = r cos थीटा होता है, तो cos थीटा की वैल्यू निकालो ना बेटा, r cos थीटा की निकालता तो वही हो जाएगा, थीटा निकाल लेते, और क्या निकालना है थीटा, यानी कि tan थीटा निकाला करो, ठीक है। tan थीटा क्या होता है y/x, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है आपको बेटा -1, और x की वैल्यू कितनी है +1, यानी कि tan थीटा की वैल्यू -1। अब जरा देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, बताओ भाई, y नेगेटिव नीचे आ गए और x है पॉजिटिव, मतलब इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे, इसमें है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू tan थीटा, बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे अभी इसको किया था ना वैसे ही करो इसको भी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, देखो -1 लगा तो ये tan π/4 इसकी -1, देखो इसमें है तो π/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के तो 0 से माइनस करेंगे, ये 0 नहीं होती थी, इधर जाते थे प्लस, इधर आते तो 0, 0 - π/4 जाएगा, -π/4 तो आएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई -π/4, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में आने के लिए -π से माइनस करते थे, इस क्वाड्रेंट में आने, देखो यहाँ तो अलग हो गया ना, यहाँ पर क्या हो गया, ये -π/2 है, ये +π/2, ये -π/2, ये 0, देखो ये दिख रहा है, ये π/2 है और ये -π/2 है, ये पाई है इसके नीचे -π, ये लाइन दोनों का काम। अब इस क्वाड्रेंट में आना है, कौन से क्वाड्रेंट में आना है, इस क्वाड्रेंट में, तो क्या करेंगे 0 से -π/4, केवल हमने बताया था हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बताते थे ना, कुछ भी चेंज हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसको यानी कि tan 0 - π/4 लिखती है, ठीक है। तो ये क्या आएगा -π/4 ही आएगा, ठीक है। -tan π/4 को क्या लिख सकते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा ही नहीं है उसी से देख लेना, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा, और ये माइनस अगर हटाना चाहें तो इसको हम लिख tan 0 - π/4, फोर्थ क्वाड्रेंट हटाने के लिए tan हट गया, थीटा की वैल्यू -π/, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू -π/4 होगी, अब वैल्यू पुट कर दो, यानी z = r cos
ठीक है, इसमें वैल्यू तो आर की वैल्यू नहीं आई, रूट 2 आई कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन पोलर फॉर्म में। यानी कि देखो यहाँ पे क्या एक्स और वाई कुछ आ रहा है, साइन कॉस में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पोलर फॉर्मेट हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके और क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। नहीं होंगे तो अगले लेक्चर में हम इसकी बात कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन और बता देंगे आपको, जो भी दिक्कत होगी पूछ सकते हो वहाँ पे। कल बात करेंगे बेटा अगले लेक्चर में, ठीक है। यहाँ तक देख लेना और इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। एक बात समझ लो बेटा, अगर जो कोई किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि सर इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग परेशान हो बेटा, ये 0 है, ये पाई है, ठीक है। अगर जो आंसर पाई बाई 4 आ रहा है, जैसे इसमें क्या था माइनस पाई बाई tan थीटा माइनस 1, ठीक है, ये था। अब अगर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है इसकी वैल्यू क्या करते हैं, tan पाई बाई 4, ये तो लिखते हैं 1 की वैल्यू को पाई बाई 4, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में आना, तो जो भी वैल्यू बेटा हो इसकी, जैसा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं इसी की वैल्यू में निगेटिव लगा दो तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही हो, अपने अकॉर्डिंग चलो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, जो भी वैल्यू आ जाए उसमें निगेटिव लगा दो तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। यानी कि जो प्रोसीजर इधर करें वही प्रोसीजर हम इधर कर देंगे। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वाड्रेंट में आना था, तो हम लोग क्या करते, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट की तरह चलते, ये समझ लो इसकी तरह, ठीक है। पाई माइनस पाई बाई 3 कर देते, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए ये करते हैं, ठीक है, यही करते। और ये हमारा 2 पाई बाई 3 आ जाता है, बस इसमें क्या करते हैं माइनस आगे लगा देते, तो इस क्वाड्रेंट में यानी इसको भी हम कैसे लेंगे, नेगेटिव साइन बाद में लगा देंगे। ये समझ लो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में चलेंगे, ये नेगेटिव के लिए फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है। पाई ही समझ लो, यहाँ लाना था तो पाई से हमने माइनस कर दिया इस क्वाड्रेंट में और आगे माइनस लगा दिया, वही चीज़, ठीक है। तो वही चीज़, परेशान नहीं होना बेटा, वही चीज़ें हैं। इधर आना तो माइनस लगाना, इधर फर्स्ट सेकेंड माइनस, इधर फर्स्ट सेकेंड प्लस, ठीक है। पाई बाई 4 इधर तो माइनस पाई बाई 4 इधर, 2 पाई बाई 3 प्लस में इधर आ गया तो माइनस 2 पाई बाई 3 इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ें करना है और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट सेकेंड इसके लिए माइनस के लिए, फर्स्ट सेकेंड प्लस के लिए, माइनस में वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो माइनस पाई से समथिंग माइनस कर देंगे, माइनस पाई माइनस आगे लगा के पाई माइनस समथिंग, ठीक है। ये है इसमें आने के लिए, देखो लिख देते हैं यहाँ पे एक बार। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए, इसमें बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करेंगे, माइनस पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई माइनस थीटा ही चलता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या होता है, ये तो थीटा ही रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें क्या होगा माइनस थीटा आ जाएगा, बस उसके आगे माइनस लग जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। तो ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस आगे लगा पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा होगा तो इसमें माइनस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो भी होगी ये इसकी, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी अब इसके क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है।